फ्रेंड्स, आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई जारी होगी। कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए कुछ निजी कारणों से। आज हम लोग पिछले क्लास का पहले रिवीजन करेंगे, फिर 7 तारीख के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। जो क्लास छूट गया है उसके बारे में अगले नेक्स्ट ट्रेन में हम लोग उसको कवर कर जाएंगे। एक बात की अपने मन में गांठ बांध लें कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर हम उस काम में अगर हम जैसे एक बार फेल भी हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं उस काम से। तो ऐसा बार बार कर मतलब जिससे हम गलतियों से हम लोग सीख के आगे बढ़ने से हम लोग को क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो उसी गलती को दोहरा के नहीं, लेकिन उस काम में फिर से कुछ सुधार करके, तो कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। बस हमारे मन की उपज है कि ये काम कठिन है और सरल है। हम लोग फिर क्वेश्चन ऑफ द डे पिछले क्लास में पढ़े, आपसे पूछा गया था लास्ट में कि किन दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मपुंगवे से सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर कौन थे? सलीम अब्दुल करीम थे और प्रोफेसर कीर्तन खेड़ा थे। आप लोगों ने कमेंट में इसका आंसर भी दिया है। हम लोग अब कल के क्लास का रिवीजन करेंगे। जून 2026 में भारत के वाराणसी में हो रही सेकंड ब्रिक्स कल्चरल कमेटी ग्रुप मीटिंग के मुख्य विषयों में नीचे दिए गए किन मुद्दों को शामिल किया गया है? तो पहले ही आपको बताया गया था कि 20 जो जो क्या बोलते हैं ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ था उसमें कौन कौन मुद्दा शामिल हुआ। वर्चुअल मोड पे कहाँ हुआ था? 29 से 30 अप्रैल के बीच हुआ था। फिर 4 से 5 जून को हुआ था। 5 से 4 तो वाराणसी में संपन्न हुआ। इसमें क्या क्या था? रचनात्मक अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट की चुनौतियां हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान जो ले जाई गई सांस्कृतिक संपत्ति है उसकी क्या होगी? वापसी होगी। हाल ही में लक्षद्वीप में कदमत द्वीप में सबसे बड़ी पोटैटो पैच कोरल कॉलोनी के संदर्भ में पैवोना क्लाउस पढ़ाए थे। क्या मतलब है? ये क्या है पैवोना क्लाउस? यह एक प्रकार का रीफ बिल्डिंग स्टोन कोरल है जो अपने बेस पर कैल्शियम कार्बोनेट का सख्त ढांचा बनाता है। फिर सांग्रीला डायलॉग के बारे में पढ़े थे। सांग्रीला डायलॉग के अनुसार भारत द्वारा वियतनाम को एक्सपोर्ट की जाए ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में कौन सही है? तो ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि से तेज गति। ध्वनि का जो 330 मीटर पर सेकंड होता है उससे तेज गति से ये चलता है। तो उससे तेज गति से ये चलता है। इसमें तेज गति के लिए लिक्विड प्रोजमेंट इजोन का इस्तेमाल होता है। और एमटीसीआर के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इसके एक्सपोर्ट वर्जन की मारक क्षमता कितनी रखी गई? 290 किलोमीटर तक ही सीमित रखी गई है। हाल ही में डीआरडीओ और पहले इसमें कुछ और भी चीज़ पढ़ लेते हैं। अभी ये ब्रह्मोस किसके नाम पर बना? ब्रह्मोस भारत और रसिया का जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म हो गया और मॉस्कोवा नदी से एमओएस। तो मॉस्कोवा नदी से इसका नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्र। फिर सांग्रीला डायलॉग क्या है? सिंगापुर में होता है। सिंगापुर में एक होटल का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा सांग्रीला डायलॉग आयोजित किया जाता है? IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा आयोजित किया जाता है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित रुद्रम M3 मिसाइल के संबंध में कौन से कथन पर विचार करें? तो रुद्रम M3 क्या है? रुद्रम के बारे में पढ़े थे ना हम लोग। रुद्रम M3 क्या है? स्वदेशी टेक्निक से बनाया गया मिसाइल है। एयर टू सरफेस मिसाइल है। पहले तो क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल है। मतलब एयर टू सरफेस मतलब हवा से क्या करेगा? जमीन से हवा में मार करेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे मुख्य रूप से सेपरेशन ऑफ एनिमी डिफेंस मिशनों के लिए बनाया गया है और दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य लक्ष्यों को क्या करेगा? नष्ट करने में सक्षम है। इसका कहाँ से सफलतापूर्वक किया गया है? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से इसकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर उड़ीसा से क्या हुआ है? इसका चांदीपुर उड़ीसा से क्या हुआ? सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। अब NFHS 6 है। NFHS 6 के बारे में क्या? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में पढ़ा गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब का है? तो ये थोड़ा पुराना है, अभी लेटेस्ट इसका डेटा नहीं है। 2024-25 के अनुसार सबसे कुपोषित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ऐसे तो इस भारत उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित किसको बोला जाता है? स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से कम कद होगा, हाइट होगा। उसके बाद वेस्टिंग मतलब उम्र के हिसाब से क्या होगा? कम वजन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टंटिंग होते हैं। हाल ही में अब यहाँ से हम पढ़ें। हाल ही में जो भारत ओमान सेपा व्यापक आर्थिक समझदारी के रणनीतिक महत्व के में से ओमान के किन बंदरगाहों का उपयोग भारत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए रणनीतिक रूप से कर सकता है? तो किसको कर सकता है आप ही बताइए। आपको मैंने कल बताया था ना। इसमें 1-2 क्वेश्चन छूट गया, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? PM मित्र पार्क भी पढ़े थे। PM मित्र पार्क का एक उद्घाटन होता है। उद्घाटन मतलब कोई नया चीज़ कंप्लीट होकर पूरा बन जाता है, उसका उद्घाटन होता है। एक होता है शिलान्यास। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो PM मित्र पार्क का उद्घाटन पूछेगा तो उद्घाटन पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? PM मित्र पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के वारंगल में हो जाएगा। तेलंगाना के वारंगल में क्या हो जाएगा? उद्घाटन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? मित्र पार्क मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क इसको बोलते हैं। उद्घाटन हुआ तेलंगाना के वारंगल में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। इसके मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। ये सब हमें पढ़। हुसैन सागर झील जुड़वा शहर के नाम से इसको जाना जाता है।
और क्या है, हुसैन सागर झील भी यहीं स्थित है। शिलान्यास फिर कहाँ हुआ, शिलान्यास मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था, थार जिले के भैंसोला गांव, एमपी के धार जिले के, धार जो धार डिस्ट्रिक्ट है उसके भैंसोला गांव में हुआ था, भैंसोला गांव में तो शिलान्यास हुआ था। इसका भी वही काम है, पीएम मित्र पार्क का महत्वाकांक्षी योजना है, विश्व स्तरीय टेक्सटाइल अवसंरचना विकसित करना, भारत का वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना है। ये कहाँ है, 2000 करोड़ से इसकी अनुमानित लागत नहीं। वैसे अब लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ हो गया, भोपाल हो गया, भोपाल हो गया कैपिटल। सीएम कौन हो गए, मोहन यादव हो गए थे। और इसमें लोकसभा की सीटें बताया गया था 29, राज्यसभा की सीटें 11, और राज्यपाल कौन थे, गवर्नर मंगू भाई पटेल थे, मंगू भाई पटेल थे। मित्र पार्क हो गया। अब हम लोग 3 बच्चों का नाम पढ़े थे कि 316 प्लास्टिक का अर्थ प्राइज, प्लास्टिक के द्वारा क्या दिया जाएगा, प्लास्टिक 2026 के लिए अर्थ प्राइज की घोषणा की गई, जिसमें भारत के 3 बच्चे शामिल हैं। अर्थ प्राइज नाम क्या क्या था, विभान छावरिया, और दूसरा नाम क्या था, आरियाना अग्रवाल और एरियाना अग्रवाल, और तीसरा नाम था अयाना मेहता। तो तीनों बच्चों के द्वारा क्या किया गया है, जो प्लास्टिक मौजूद रहता है, माइक्रो प्लास्टिक, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। प्लास्टिक मौजूद रहता है। संयुक्त राष्ट्र में स्टेट वोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा बारा को दिया गया। अंडमान और निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने थे, मैकार्थी बने थे। अंडमान एंड निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने थे, तो मैकार्थी बने थे कमांडर, विनीत मैकार्थी। अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में कौन, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है तो उसके स्कूली शिक्षा में कौन टॉप किया है, तो पंजाब टॉप किया है। मतलब स्कूली शिक्षा में 2026 की स्कूली शिक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य क्या है, पहला तो है पंजाब, उसके बाद केरल है, महाराष्ट्र और दिल्ली है। उसके बाद इसमें क्या किया गया, पंजाब में किसकी सरकार है, अभी आपकी सरकार है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी। और किसके स्थान पे हुई थी, योजना आयोग के हटा के हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे, और अभी की सीईओ कौन है, निधि छिब्बर है। अभी किसी। अब हम लोग आज की क्लास की चर्चा करेंगे। आज की क्लास क्या, भारत ओमान सेपा, रणनीतिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से ओमान के किन बंदरगाहों का उपयोग भारत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए रणनीतिक रूप से कर सकता है। तो रणनीतिक रूप से क्या कर सकता है भारत, किसको चुना गया है, सेपा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेपा क्या होता है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो क्या होता है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोनों में अंतर क्या है, ये है, ये पहले हम क्या बोलते हैं, इधर एफटीए लिखते हैं, इधर सेपा लिखते हैं। दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। एफटीए क्या होता है, मुख्य रूप से 2 देश के बीच होता है, ये 2 देश के बीच लागू होता है। इसमें क्या होता है, आयात शुल्क जो लगता है, आयात शुल्क और जो व्यापारिक बाधाएं हैं, आयात शुल्क प्लस व्यापारिक बाधाओं को क्या करता है, कम करता है या खत्म करता है, पर उसके केंद्रित होता है। लेकिन ये क्या होता है, शुल्क कम करने के साथ साथ आर्थिक व्यापारिक समझदारी को गहरा करता है। जो आर्थिक व्यापारिक समझ है उसको क्या करता है, गहरा करता है। शुल्क तो कम होगा ही होगा, उसके बाद सेपा क्या करेगा, आर्थिक जो हम लोग का जो आपसी व्यापारिक साझेदारी है उसको क्या करेगा, गहरा करेगा। व्यापारिक साझेदारी को गहरा करता है, मतलब दोस्ती मजबूत होती है। उसके बाद क्या, यह ज़्यादातर सिर्फ गुड्स पे लागू होता है। इस पे एक किस पे लागू होता है, जो वस्तु हम लोग खरीदते हैं उस पे लागू होता है। लेकिन सेपा क्या है, सर्विसेज, जो सर्विस मतलब कोई आदमी अगर वहाँ, जैसे यहाँ का आदमी वहाँ जाके काम कर रहा है, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट और बौद्धिक संपदा के तहत जो चीज़ें लौटाई गई थी, बौद्धिक संपदा उस पर भी लागू होता है। इसमें व्यापार नियमों का स्तर क्या होता है, सामान्य होता है। जो व्यापार करते हैं उसका नियम क्या होता है, सामान्य होता है। इसमें क्या होता है, जटिल होता है। व्यापारिक नियम क्या होते हैं, जटिल होते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, कम्पिटेटिव होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। एफटीए क्या है, पारंपरिक और बुनियादी समझौता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो भारत आसियान संबंध है, आसियान का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर भारत आसियान, फिर भारत का श्रीलंका के साथ एफटीए है। इधर क्या है, भारत यूएई का क्या है, सेपा है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। फिर भारत और कोरिया के साथ है सेपा। तो सेपा के बारे में, सभी सेपा एक प्रकार के एफटीए होते हैं। मतलब सेपा को एफटीए बोल सकते हैं, लेकिन एफटीए को सेपा नहीं बोल सकते हैं। तो सेपा ज़्यादा अच्छा है, मतलब जितना भी चीज़ शामिल है उसमें सेपा को। अब ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट है। मुद्रा क्या है, ओमानी रियाल है। अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ से हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए यही चीज़ के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट है। मुद्रा क्या है, ओमानी रियाल है। और भाषा क्या है, अरबी है। अब हम लोग जो 3 द्वीप पढ़े थे, अभी जो 3 द्वीप हम लोग को इसमें ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका आंसर देखिए, सलाता,
सलाला और दुकम और क्या था, सोहर। तो ये सोहर जो तीनों दी है उसमें क्या है, ये जो अभी हम लोग किन बंदरगाहों का उपयोग भारत स्टेट ऑफ बाईपास करने के लिए रणनीतिक रूप से कर सकता है। तो रणनीतिक रूप से देखिए इसका आंसर बी हो गया। यहाँ से क्या है, सलाला दुकम और सोहर जो बंदरगाह है उसका उपयोग क्या कर सकता है, भारत कर सकता है। ये तीनों मैप में दिखाया गया है। और यहीं से ये देखिए ओमान है, ओमान है इधर, ओमान के बगल में ओमान की खाड़ी है, फिर यही है इधर मस्कट है। तो यहीं पे ये ओमान की राजधानी मस्कट हो गई। तो ओमान दुकम, सलाला और सोहार बंदरगाह का उपयोग कर सकता है। अब हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। तो 5 जून 1972 को क्या हुआ था, 5 जून 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, स्टॉकहोम सम्मेलन में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, यूनाइटेड यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को, इसमें क्या क्या किया गया है, केवल एक पृथ्वी भी है कब का, तो इसमें इसका आंसर प्लास्टिक प्रदूषण, भूमि भाव, लैंड रिस्टोरेशन और डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, भूमि भाव, मरुस्थलीकरण और सूखे का लचीलापन इसका आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस का होगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। तो पर्यावरण प्रति लोगों को जागरूक करना है। जलवायु परिवर्तन पे जोर दिया गया है, ठीक है। सामूहिक कार्रवाई मतलब पेड़ पौधे रोपना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम करना है ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, प्राकृतिक संतुलन बनाना। इसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना, वन्य जीवों की रक्षा करना और पृथ्वी पर इकोसिस्टम बहाल करना है। अब इस पर्यावरण दिवस के संदर्भ में पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्थापना कब हुई, 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ये तो सही लग रहा है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में केवल एक पृथ्वी थीम के साथ मनाया गया था। ये भी सही है। वर्ष 2026 के वैश्विक पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम की मेजबानी गणराज्य अजरबैजान जिसकी मुख्य थीम प्रकृति से प्रेरित है, जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए है। तो ये तीनों सही है। 1972 5 जून बताई थी, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा मनाया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको पास किया। 1973 में पहली बार मनाया गया। उसका थीम क्या था, ओनली वर्ल्ड था। 2026 में इसका मेजबान कौन किया था, अजरबैजान किया था। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, बाकू। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अब यहाँ हम लोग के जो 5 जून अभी क्रॉस हुआ कल, उसके बारे में चर्चा क्या है, प्रकृति से। यहाँ प्रधानमंत्री का संदेश क्या था कि देशवासियों को शुभकामनाएं दी और पिछले भारत के हरित क्षेत्र वन जीवों की आबादी में हुई बढ़ोतरी की सराहना की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की विशेष रूप से प्रशंसा की, जिसके तहत लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में भी एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया। 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं और रामसर स्थलों और टाइगर रिजर्व की संख्या में भारी वृद्धि का उल्लेख किया। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी क्या हुआ, नेशनल कैपिटल दिल्ली में क्या हुआ, हरा भरा बनाने और चुनौतियों से निपटने के लिए कई स्थानों पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किए गए। अब भारत में स्थित रामसर स्थल के संबंध में अब बनाना है। रामसर जो आर्द्रभूमि स्थल है, इसके बारे में विचार करना है। तो रामसर भारत में वर्तमान में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। तो ये ठीक ही है। उड़ीसा की चिल्का झील को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, शामिल किया गया था। फिर तीसरा क्या है, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर संधि 1971 में ईरान में अपनाई गई थी। तो ये तो सही है और ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो पहला रामसर उड़ीसा की चिल्का झील नहीं था, राजस्थान का था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का कौन था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब रामसर स्थल के बारे में क्या है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल, पहले तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था इसकी, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक जगह पे इसका आयोजन हुआ, इसलिए इसको रामसर बोला जाता है। और भारत ने कब अपनाया, 1982 में अपनाया था। भारत में टोटल अभी रामसर स्थल कितने, वेटलैंड तो 99। अभी न्यूनतम कौन है, याद रखना है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये 99वां है। ये क्वेश्चन में आ सकता है। नवीनतम झील कौन है, शेखा झील जो कि उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में कितने रामसर मौजूद हैं, जहाँ 20 रामसर, जो तमिलनाडु है उसमें 20 रामसर साइट्स मौजूद हैं। और भारत रामसर स्थलों की संख्या में एशिया में प्रथम, और एशिया में है भारत क्या, फर्स्ट है। और क्या है, विश्व स्तर पर क्या है, वर्ल्ड स्तर पे 3rd स्थान पे है। रामसर स्थल से क्या होता है, आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स और जल संरक्षण, प्रकृति के साथ संतुलन और भविष्य के लिए सुरक्षित पर्यावरण। इस राज्य की चंबल सेंचुरी में दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की मौजूदगी की पहली बार पुष्टि हुई है। तो छोटी बिल्ली जो है ये, उसका कहाँ पर स्पॉट हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसे ये बंगाल में भी देखा गया था। अब इसके बारे में कुछ है कि दुनिया की सबसे छोटी है और जंगली बिल्ली है। इसका वजन मात्र 1-1.5 किलो के बीच होता है। यह आम घरेलू बिल्ली से लगभग आधी होती है। तो वन्यजीव के अनुसार चंबल नदी से सटे इटावा जिले के भरथाना सिडौस मार्ग पर इसके देखे जाने और सड़क हादसे से मौत दर्ज की गई है। अब इसको किस में डाला गया है, IUCN की रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो IUCN क्या होता है, जो जिसकी प्रजाति कम होती है उसको बचाने के लिए IUCN की चर्चा की गई है। तो IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके तहत क्या होता है, प्रकृति संरक्षण और प्रकृति संसाधनों के उपयोग के क्षेत्र में वैश्विक पर्यावरण संगठन है। अब ये रेड लिस्ट, इसमें बहुत तरह का ये रेड लिस्ट भी जारी करता है। रेड लिस्ट जारी करता है जिसकी आबादी क्या हो, संकटग्रस्त हो, मतलब विलुप्त होने के कगार पे हो, उसके लिए रेड लिस्ट होता है। इसका काम क्या है, पर्यावरण की नीति बनाना काम है, सतत विकास को बढ़ावा देना और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना काम है।
चंबल के अलावा यह बेली भारत के अरावली राजस्थान में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में और अन्य संभावित भी क्षेत्र हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस देश के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग ने भारत को अपनी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा 7 मई 2026 में की? तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है आप लोग को पता है? नेपिता। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिता। भारत म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हलाइंग ने 7 मई से जून में भारत की यात्रा की। यात्रा भारत म्यांमार द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में क्या महत्वपूर्ण कदम है? राष्ट्रपति युवांग ने 30 मई से 3 जून तक यहाँ भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। अब इसमें क्या होगा? म्यांमार एक महत्वपूर्ण देश है जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हम 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह भारत की पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और महासागर और इंडो पैसिफिक नीतियों के संगम पर स्थित है। भारत के नेपिता हो गया, सबसे बड़ा शहर यंगून हो गया, यहीं पे भेजा गया था ना, जो दिल्ली के मुगल काल के सबसे अंत बहादुर शाह जफर को म्यांमार ही भेज दिया गया था यंगून में। क्षेत्रफल कहाँ है? जनसंख्या क्या है? 5.4 करोड़ है। मुद्रा कयात हो गई, आधिकारिक भाषा बर्मीज हो गई, शासन प्रणाली क्या है? गणराज्य रिपब्लिक है। अब हम लोग कलादान मल्टी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट, कलादान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो कलादान प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ता है। म्यांमार में कलादान नदी पर पालतेवा तक जलमार्ग और वहां से मिजोरम की सीमा तक सड़क का निर्माण। म्यांमार के रखाइन और राज्यों में के कारण परियोजना का काम बाधित होना। क्या है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसका नाम हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? पालतेवा को जोड़ेगा, कलादान नदी है, मिजोरम में है। तो क्या है? कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे से जोड़ता है, तो ये सही है, सितवे पोर्ट से जुड़ गया। ठीक है। म्यांमार में कलादान नदी पर पालतेवा तक जलमार्ग, पालतेवा तक क्या है? जलमार्ग बनाया जाएगा, जल से घिरा हुआ कलादान नदी पे है। और वहाँ से मिजोरम की सीमा तक क्या है? सड़क निर्माण होगा, यहाँ तक सड़क होगा और यहाँ तक जलमार्ग बनेगा। म्यांमार के रखाइन और जिन राज्यों में चल रहे संघर्षों के कारण परियोजना का काम बाधित होना। तो देखिए, म्यांमार के रखाइन राज्य और जन परियोजना का काम क्या हुआ है? बाधित हुआ 1, 2, 3। तो यही परियोजना भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे से जोड़ने के लिए बनाई गई है। म्यांमार में कलादान नदी पर जलमार्ग के माध्यम से पालतेवा तक, वहाँ से मिजोरम की सीमा तक लगभग 109 किलोमीटर का प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री जल मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की घोषणा के अनुसार कलादान प्रोजेक्ट 2027 तक पूरी तरह से परिचालन हो जाएगा। अब क्या है? मिजोरम के मुख्यमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को इस परियोजना से मिलने वाले व्यापारिक अवसरों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। इसका भूरा जियोपॉलिटिकल भी इंपॉर्टेंस है। इसका भूरा जो बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और पूर्वोत्तर के राज्यों तक आसान पहुंच के लिए प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। पालटेवा जोड़ने की सड़क मार्ग का निर्माण पूर्ण होगा, पूरा अगले 2027 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। तो म्यांमार के देखिए, भारत के कोलकाता के सितवे पोर्ट से कलादान नदी पे पालटेवा तक जाएगा, यहाँ तक जलमार्ग है और यहाँ तक सड़क मार्ग है, यहाँ तक सड़क मार्ग है। तो ये जोड़ेगा। इससे क्या होगा? पहले बात माल ढुलाई को आसान बनाएगा समुद्री मार्ग के द्वारा। ये नदी मार्ग भी है, सितवे से कलादान तक, सितवे से कलादान तक क्या है? जल मार्ग है। और फिर सड़क मार्ग कहाँ है? पालटेवा से जोरनपुई तक। ये आप लोग को 2 बार पालटेवा से जोरनपुई तक क्या है? सड़क मार्ग है। कनेक्टिविटी क्या होगी? इससे आसान होगी। कोलकाता से मिजोरम की दूरी, यहाँ से कहाँ? कोलकाता से मिजोरम के बीच की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की कमी आएगी। जो कोलकाता से यहाँ मिजोरम है, इसमें क्या होगा? 700 किलोमीटर, जो दूरी बढ़ घट के 700 किलोमीटर कम होगा। उत्तर पूर्वी भारत के म्यांमार के रास्ते एक वैकल्पिक और सीधा व्यापारिक मार्ग उपलब्ध होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य जून 2026 में जो चुनाव हुए थे उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एंड्रियोस काकोरस को। एंड्रियोस काकोरस संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुनाव का क्या होता है? हर वर्ष होता है। यह एक पद 1 वर्ष के लिए होता है। तो एंड्रियो आर्मोस से साइप्रस के, उनको नहीं, खलीलुर रहमान को चुना गया है। खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? खलीलुर रहमान। इसमें बांग्लादेश के 99 वोट पड़े हैं और साइप्रस के एंड्रियोस काकोरस से मुकाबला थे, जिनको 91 वोट पड़े हैं। अब क्या होता है? इसमें क्षेत्रीय रोटेशन होता है ताकि सहभागिता बड़ी रहे और ट्रांसपेरेंसी बना रहे। तो संयुक्त राष्ट्र की रोटेशनल प्रणाली के तहत इस बार अध्यक्षता की बारी एशिया प्रशांत महासमूह की थी, जिसके तहत बांग्लादेश को यह मौका मिला। अब यह सितंबर 2026 से शुरू होगा। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अनलेना बेयरबॉक का स्थान लेंगे। पूछेगा पहले कौन थे? पहले थे अनलेना बेयरबॉक जो कि जर्मनी की थी। अब उनका नया स्थान कौन लेंगे? खलीलुर रहमान लेंगे। अब एंटोनियो गुटेरेस क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। ये पोर्टुगीज है, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? लोखंड प्रशांत सीताराम को बनाया गया है। तब सीबीएसई क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो राहुल सिंह को हटाकर किनको बनाया गया? लोखंडे प्रशांत सीताराम को। जो नीट प्रकरण मामला हुआ था उसमें सरकार ने कार्रवाई करते हुए इनको बदल दिया। तो बदलने से कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी जैसा रहता है वो अगले विभाग में जाके भी वही काम करेगा। तो सरकार को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए ताकि समाज में सहभागिता रहे और ट्रांसपेरेंसी का माहौल रहे, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, सुनिश्चित हो सके।
अब हम लोग ये लोखंड प्रशांत सीताराम हो गए। यह बोर्ड हर वर्ष लाखों छात्रों की शिक्षा परीक्षा और प्रमाणन की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाता है। भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक बोर्ड है जो देश और विदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार भूल जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो आर्टिकल 21 से जुड़ा है। अब भूल जाने का अधिकार क्या होता है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जो राइट टू निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, उसको हिस्सा माना है। यह अधिकार व्यक्ति को पुराने डिजिटल रिकॉर्ड हटाने की मांग करने का अवसर प्रदान करता है। भूल जाने का अधिकार। अब भूल जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है बाकू और अभिव्यक्ति की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। निजता सर्वोच्च न्यायालय ने इतिहास बनाम भारत संघ जो 2017 में हुआ, उस मामले में निजता को 21 का अधिकार फंडामेंटल राइट माना था। 21 जाने का अधिकार भी निजता के अधिकार का एक भाग है। इसको गरिमापूर्ण जीवन से जोड़ सकते हैं और न्यायिक मान्यता इसको मिल चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट से। अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर खेत बचाओ अभियान की बात करेंगे। बचाओ में जो 6 जून का कल हम लोग क्लास जो छूट गया उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय जो चुनाव आयोग द्वारा क्या किया गया है? मतदाता सूची को शुद्धिकरण के लिए करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? सर अभियान चलाया गया था। सर अभियान सर का क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया।
तो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से क्या होता है कि जो भी अवैध वोटर हैं, अवैध वोटर का नाम को काटना है ताकि चुनाव में पारदर्शिता उत्पन्न हो। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं रह गई है, जिसके कारण विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब इसके जस्टिस जो CJI सूर्यकांत और जस्टिस CJI, अभी चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत हैं। अभी चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत और जस्टिस जोयामाला। जस्टिस जोयामाला की बेंच ने सर जो 27 मई 2026 को यह फैसला सुनाया है कि सर मतलब सर अभियान क्या है? ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि सर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और यह संवैधानिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको लीगल ठहराया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल है, वैध ठहराया है। तो पहला कलेक्शन इलेक्शन कमीशन से पढ़ लिया सर के बारे में। जस्टिस जोयामाला याद रखना 27 मई को इनका आया था। अब हम लोग प्रगति 2026 के बारे में पढ़ेंगे। प्रगति 2026 क्या है? प्रगति 2026 क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त कहाँ पे संपन्न किया है? तो मेघालय में संपन्न हुआ है। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पे, उमरोई मिलिट्री स्टेशन पे ये संपन्न हुआ। मिलिट्री स्टेशन पे प्रगति 2026 संपन्न हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना है। हिंद महासागर के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना है। ठीक है। इसका नाम पूरा क्या है? प्रगति का पूरा नाम भी पूछ सकता है। तो प्रगति का पूरा नाम पी से क्या हो गया? पार्टनरशिप। आप लोग को पहले क्लास में बताए भी थे, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन है। प्रगति का पूरा फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी CTA के बारे में पढ़ा गया था कि तिब्बत निर्वासित जो सरकार थी, CTA के सिकियोंग प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? CTA सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है पेनपा त्सेरिंग ने। पेनपा त्सेरिंग ने ली है। क्या? सेंट्रल तिब्बतियन। इसके क्या बोलते हैं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? धर्मशाला में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में क्या इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी सेंट्रल तिब्बतियन एसोसिएशन की। अब AMCA प्रोजेक्ट, स्टील्थ लड़ाकू विमान। अब AMCA प्रोजेक्ट के बारे में पढ़िए। चौथा क्वेश्चन क्या है? AMCA स्टील्थ लड़ाकू विमान। AMCA स्टील्थ लड़ाकू विमान जो 5वीं पीढ़ी का, 5th जनरेशन का, जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना i4 i5 5th जनरेशन। तो ये किसके मतलब भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी का जो स्टील्थ AMCA बनाया गया है, तो किस किस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसमें टाटा एडवांस सिस्टम भी है, और कौन है? और लार्सन एंड टुब्रो है, L&T है, और कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसमें 3 कंपनी को दिया गया है। जो पहले कौन लेती थी? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को छोड़ मतलब अभी साइड करके 3 कंपनी, टाटा एडवांस सिस्टम, L&T या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मंजूरी दिया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। किसके लिए? AMCA प्रोटोटाइप बनाने के लिए। इसकी मंजूरी किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। AMCA का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है। हाल ही में जेनेज जांसा किस प्रदेश के? जेनेज जांसा कौन है? कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? लुजवाना है। मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? करेंसी यूरो है इसकी। स्लोवेनियाई राष्ट्रपति कौन है? दानुलु तुर्क है। प्रधानमंत्री नए बने जेनेज जांसा। स्लोवेनिया हो गया। स्लोवेनिया किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा में प्रेसिडेंट पुलिस कलर का अवार्ड दिया गया है? तो प्रेसिडेंट पुलिस कलर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। सिक्किम पुलिस को दिया गया है। तो सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया? 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया। कौन सी योजना के तहत? उल्लास योजना भारत सरकार की योजना, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य को पूर्ण साक्षर बना दिया गया है। उसके बाद कौन है? गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिक्किम में प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड को सम्मानित किया गया है, जो कि सिक्किम पुलिस को दिया गया है। इजराइल और अन्य किस देश की संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा को ब्लैक लिस्ट में घोषित किया है? तो इजराइल को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है, जो कि उसने गाजा पे गाजा और वेस्ट बैंक में यौन हिंसा बरताई। और रसिया ने यूक्रेन में 5 सालों से आक्रमण करके वहाँ भी यौन हिंसा को बढ़ावा दिया है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है।
यौन हिंसा में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मिशन क्यून पाइनएप्पल। तो मिशन क्यून पाइनएप्पल क्या है, मिशन क्यून पाइनएप्पल। तो मिशन क्यून पाइनएप्पल किस देश की योजना, किस राज्य की योजना है। तो 200, इसमें पहले तो कौन राज्य का योजना है, त्रिपुरा राज्य का। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो गई। 236 करोड़ की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। तो पाइनएप्पल को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन का। ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो गए मानिक शाह। मानिक शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय रूप से लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, यहाँ क्यून अनानास की खेती, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग और निर्यात में क्या मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, NHA नेशनल हेल्थ 2022-23 के बारे में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, हेल्थ अफेयर मिनिस्ट्री। इसके मंत्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया जाता है, फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया जाता है। इसके मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया द्वारा। तो हाल ही में इसके द्वारा जारी सर्वे के अनुसार सबसे कुपोषित राज्य किसको घोषित किया गया है। तो कुपोषित राज्य वाला शहर कौन है, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कुपोषण कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इसमें क्या किया गया, जीडीपी में पहले जो खर्च होता था, इसमें जीडीपी में 1.30 लाख करोड़ रुपया, उससे बढ़ के कितना हो गया है, 3.85 लाख करोड़ रुपया, जो कि जीडीपी 1% में देखेंगे तो 1.85% से कितना हो गया, 1.43% बढ़ा है। जिससे क्या हो, मानव जो वहाँ की जो जनसंख्या है, उसका जेब में जो खर्च होता था स्वास्थ्य में, उससे जेब से होने वाला खर्च घट गया है। तो ये नेशनल हेल्थ सर्वे द्वारा ये जारी किया जाता है, NHS के द्वारा ये जारी किया डेटा है। भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक कौन था, लॉजिस्टिक एप्लीकेशन का नाम आप लोग पढ़े थे। लॉजिस्टिक एप्लीकेशन का नाम क्या था, भारतीय लॉजिस्टिक या LOGISTIC। लॉजिस्टिक एप्लीकेशन का नाम क्या था, क्यू फोर्स। किसके द्वारा शुरू किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, कौटिल्य और क्यू फोर्स जैसी नौदेशी AI क्षमता वाला अभियान शुरू किया गया है। इसके पहले इंडियन आर्मी के हेड कौन है, NS राजा सुब्रमणी हेड है इसके, NS राजा सुब्रमणी इसके हेड हो गए। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फास्ट होगा सिस्टम, मतलब कहाँ पे सामान है उसको ट्रैक किया जा सकेगा और फास्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। IPL के बारे में कुछ देख लेते हैं। IPL के बारे में तो आपको बताया गया है कि IPL का खिताब ये कौन सा संस्करण था, 19वां संस्करण था। खिताब कौन जीता, RCB ने जीता। RCB ने किसको हरा के जीता, गुजरात टाइटंस को हरा के जीता। और मैन ऑफ द मैच कौन रहे, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। ये RCB का क्या था, दूसरा था लगातार, दूसरा सेकंड लगातार कब था, सेकंड लगातार पिछले बार भी RCB ने जीत हासिल की थी। अब RCB के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। RCB क्या है, RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। इसमें क्या है, जो लगातार 4 बार 600+ रन बनवाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए लगातार 4 सीजन में, तो विराट कोहली बन गए हैं। अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में थोड़ा, वैभव सूर्यवंशी को कौन सा कप दिया गया, ऑरेंज कप दिया गया। उसके बाद कौन सा कप दिया गया, इमर्जिंग प्लेयर का खिताब दिया गया। और सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले प्लेयर कौन है, वैभव सूर्यवंशी हैं। और सबसे ज़्यादा 4 लगाने वाले कौन है, साई सुदर्शन हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं, विकेट लेने वाले कौन है, कगिसो रबाडा हैं। कगिसो रबाडा कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात टाइटंस से बिलोंग करते हैं। गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे, गुजरात टाइटंस के थे शुभमन गिल इसके कैप्टन थे। और इसके बारे में पढ़ना है। सुपर स्ट्राइकर का भी खिताब मिला है। सुपर स्ट्राइकर किसको बताता है, सबसे ज़्यादा जो एवरेज के रन से बनाते हैं उनको सुपर स्ट्राइकर मिला जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताई दिया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी है। हाल ही में इनका चयन ODI और T20 फॉर्मेट में इंडियन टीम के लिए किया जा चुका है।